यूजुअली ये बहुत अर्ली स्टेज में नहीं दिखाई पड़ते। स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा अल्सरेशन हो रहा है या ब्रेस्ट के स्किन पे सूजन आई है या ब्रेस्ट के स्किन का अपीयरेंस अगर संतरे के छिलके जैसा हो रहा है, निपल अगर रिट्रैक्ट हो रहा है, तो यूजुअली दीज आर नॉट वेरी अर्ली सिम्टम्स। वी सी दैट प्रोबेबली दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एडवांस्ड डिजीज। जैसे ताहिरा कश्यप ने ये भी बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20 साल से लेके जब तक डेथ नहीं होती, यानी 80-90 साल तक डेफिनेटली ये खतरा रहता है। डोंट टेल मी 20 साल। यस। ओह गॉड। हम ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है। हमारे ओवरीज से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन ही ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। True. जिनकी पहला बच्चा 30 साल से ज़्यादा उम्र में पैदा हुआ, जिनके बच्चे नहीं हुए या जिनका एक आध ही बच्चा हुआ, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, ऐसे महिलाओं में जो हमारे शरीर से जो निकलता है ईस्ट्रोजन, उसका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो महिलाओं को किस बात पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है? सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक यू मेंशन्ड योरसेल्फ, कि आप सब महिलाओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्तन की खुद जांच करें। भारत में लगभग हर साल 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से जूझती हैं और कई बार इस बारे में तब पता चलता है जब ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मामला कुछ गंभीर हो जाता है। यहाँ पे समझ में आता है कि जागरूकता की कमी है या फिर वो चीज़ें हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। और इसलिए thehealthsite.com के द हेल्थ साइट पॉडकास्ट में हमारे साथ आज मौजूद हैं ब्रेस्ट कैंसर सर्जन डॉक्टर वैशाली जम्बरे। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हाल ही में एक अपडेट आया हुआ है। ताहिरा कश्यप जो डायरेक्टर भी हैं और एक राइटर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर आयुष्मान खुराना की वाइफ भी हैं, उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर को अभी अभी हराया था कुछ टाइम पहले। उसके बाद दोबारा रीलैप्स हुआ है वो। मतलब ये बात सुनते ही उस हर महिला के मन में दोबारा एक डर पैदा हो गया है कि हमने तो अभी ब्रेस्ट कैंसर को हराया था, ये दोबारा कैसे रिलैप्स हो सकता है? तो क्या इसमें कुछ कमी रह जाती है? जैसे ताहिरा कश्यप ने ये भी बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को हरा भी देते हैं, उसके बाद भी रेगुलर चेकअप बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर, बहुत बेसिक सवाल से शुरू करूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली कैसे दोबारा हो सकता है? केवल ब्रेस्ट कैंसर ही नहीं, कैंसर के जिन मरीजों का ट्रीटमेंट हो चुका है उन सारे मरीजों में बीमारी पलट के वापस आने की एक रिस्क होती है। ओके। बट ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पेशेंट्स का कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद बीमारी पलट के वापस आएगी ही आएगी। जिन मरीजों का कैंसर थोड़ा एग्रेसिव होता है या जिनका डायग्नोसिस बहुत एडवांस स्टेज में होता है या कभी कभी अगर ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हुआ तो ऐसे पेशेंट्स में बीमारी पलट के वापस आने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बट ये नहीं है कि सारे पेशेंट्स में कैंसर हमेशा पलट के ही आता है, ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर वैशाली, तो क्या ये जेनेटिक है ब्रेस्ट कैंसर या फिर कोई लाइफस्टाइल में चेंजेस आने के बाद ये आपको पता चलता है? तो क्या मतलब ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे मेन रीजन क्या है? अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूं ब्रेस्ट कैंसर होने के, तो एक महिला होना यही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे आपने बात करी जेनेटिक फैक्टर्स की, जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऐसे टोटल अगर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स की हम संख्या ले तो केवल 5 से 10% ही पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर होने के पीछे जेनेटिक फैक्टर्स का हाथ होता है या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रेस्ट ऑफ द 90 to 95% पेशेंट्स में जेनेटिक फैक्टर्स नहीं होते। देर आर मेनी फैक्टर्स विच वर्क टुगेदर। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स आर लाइफस्टाइल रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स। तो कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर, आपने भी लाइफस्टाइल को मेंशन किया, तो ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है या फिर चांसेस बढ़ जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के?
सो जैसे मैंने कहा कि केवल एक फैक्टर नहीं है, देयर आर मेनी फैक्टर्स। जैसे कि आजकल जैसे हुआ है हमारा कि हमारी जो लाइफ है वो काफ़ी मैकेनाइज्ड हो गई है, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी की काफ़ी कमी है। हमारे डाइट में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। वी आर नाउ कंज्यूमिंग मोर ऑफ प्रोसेस्ड फूड, हाई कैलोरी फूड, जिसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ गई है। हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें जो हमारा खाने पीने का जो टाइमिंग है वो भी काफ़ी बदल गया है। हम कभी भी खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर टाइम पे खाना खाते हैं, ऐसा भी नहीं है। दूसरा, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजम्पशन हैज़ ऑल्सो बीन ऑन द राइज। हार्मोनल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना विदाउट द प्रॉपर कंसल्टेशन विथ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैज़ ऑल्सो कम ऑन द राइज। दूसरा, हमारा फर्टिलिटी पैटर्न भी बदल गई है। आजकल शादियां लेट होती है, बच्चे भी लेट उम्र में पैदा होते हैं। स्पेशली वर्किंग मदर्स में ब्रेस्ट फीडिंग का भी जो ओवरऑल ड्यूरेशन होता है वो कम होता है। सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स वर्क टुगेदर एंड देयर मस्ट बी सम कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो। जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, हमारे खान पान में जो एडल्टरेशन होता है, ऑल दीज फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर to increase the risk of breast cancer in women. तो डॉक्टर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ब्रेस्ट कैंसर की एक मिनिमम एज और एक मैक्सिमम एज, या फिर एज में थोड़ा बदलाव आ गया बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, तो कौन सी वो एज है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है? करेक्ट। सो आपका ये जो सवाल है उसके मैं थोड़ा एक स्टेप वाइज आंसर देना चाहूँगी। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो आपने पूछा कि कौन से एज में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। सबसे ज़्यादा खतरा या सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं वो एज है 40 to 70 ईयर्स। ओके। बट स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 20, 20 साल से लेके जब तक डेथ नहीं होती, यानी 80-90 साल तक, डेफिनेटली ये खतरा रहता है। डोंट टेल मी 20 साल। यस। ओह गॉड। टू टेल यू द अर्लीस्ट एज, यानी सबसे कम महिला जिसकी उम्र 20 साल की थी, ऐसे पेशेंट को भी मैंने ब्रेस्ट कैंसर के लिए ट्रीट किया है। ओह माय गॉड, दिस इज रियली शॉकिंग। बट लेट मी टेल यू, 20 से 30 साल में जो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें उनका प्रमाण या उनका इंसिडेंस कंपैरेटिवली कम होता है। पर वो डिटेक्ट हो जाता है पहले। डिटेक्ट होता है, मैं ये नहीं कहूँगी, अगर ऑब्वियसली पेशेंट्स हमारे पास आएंगे तभी डिटेक्ट होगा, क्योंकि 20 साल के एज में नो वन एक्सपेक्ट्स कि मुझे कैंसर होगा। एग्जैक्टली। बट हमारे देश में यंग महिलाओं में कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड एज यू राइटली सेड कि लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो क्या अगर पीरियड्स लेट हो रहे हैं या फिर बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो क्या ये भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस को बढ़ाता है? हम ऑब्वियसली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है। हमारे ओवरीज से जो ईस्ट्रोजन हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन ही ब्रेस्ट कैंसर के डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो ऐसी महिलाएं जिनका पीरियड्स बहुत कम उम्र में शुरू हुआ और जिनका मेनोपॉज काफी लेट हुआ, जिनकी पहला बच्चा 30 साल से ज्यादा उम्र में पैदा हुआ, जिनके बच्चे नहीं हुए या जिनका एक आध ही बच्चा हुआ, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं किया, ऐसे महिलाओं में जो हमारे शरीर से जो निकलता है ईस्ट्रोजन, उसका एक्सपोजर ज्यादा होता है। एंड दीज आर द विमेन जिनको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। दूसरा, जो ईस्ट्रोजन कंटेनिंग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बहुत लंबे समय तक लेती है, या ऐसी महिलाएं जो मेनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेती है, ऐसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों की बात करें तो लक्षण में जैसे कि क्या ये बेसिक से लक्षण है, जैसे ब्रेस्ट में गांठ दिखना या फिर स्किन में कोई चेंजेस आ जाना या फिर आपके जो निपल्स हैं उसे डिस्चार्ज होना, क्या यही सिम्टम्स हैं या इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स है? और अगर यही सिम्टम्स हैं तो कैसे विमेन को अलर्ट हो जाना चाहिए कि हाँ, दिस इज द साइन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर? राइट।
सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं होता, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ये सिम्टम हुआ तो ये कैंसर ही है, ओके। या ये नहीं है तो कैंसर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कैंसर और नॉन कैंसरस ब्रेस्ट की बीमारियों के जो सिम्टम्स होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम जिसके साथ ब्रेस्ट कैंसर के महिलाएं हमारे पास आती है वो है ब्रेस्ट में गांठ होना या लंप इन द ब्रेस्ट। लेकिन दूसरे भी कोई कारण हो सकते, सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें निपल से खून जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, या वाटरी, एकदम कलरलेस वाटरी डिस्चार्ज आ रहा है, एक ही निपल से आ रहा है, निपल में से भी एक ही डक्ट से बाहर आ रहा है, बार बार आ रहा है, विदाउट प्रेशर आ रहा है यानी स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, या अगर आपके आर्मपिट में अगर कोई गांठ आपको महसूस हो रही है तो ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण होते हैं। बट कभी कभी पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर के ये सिम्टम्स भी महसूस नहीं होते हैं, ब्रेस्ट में जो तकलीफ हो रही है उनको पता भी नहीं चलती, और वो बीमारी ऑलरेडी एडवांस हो चुकी है। कभी कभी बैक एक होता है, कभी कभी लंबी खांसी हो रही है, दैट मीन्स कि कैंसर कहीं और शरीर के हिस्से में फैल गया है और उसके बाद महिलाओं को तकलीफ हो रही है। ऐसे भी प्रेजेंटेशंस हमारे पास आते हैं। बट लगभग 70 से 75% पेशेंट्स जो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स के साथ आती है उनमें एक ब्रेस्ट में गांठ, ये एक कॉमनेस्ट सिम्टम है जिसके साथ पेशेंट्स आते हैं। जैसे आपने पूछा कि स्किन पे अल्सर या निपल में बदलाव, यूजुअली ये बहुत अर्ली स्टेज में नहीं दिखाई पड़ते। स्किन पे अगर बहुत ज़्यादा अल्सरेशन हो रहा है, या ब्रेस्ट की स्किन पे सूजन आई है, या ब्रेस्ट की स्किन का अपीयरेंस अगर संतरे के छिलके जैसा हो रहा है, निपल अगर रिट्रैक्ट हो रहा है, तो यूजुअली दीज आर नॉट वेरी अर्ली सिम्टम्स, वी सी दैट प्रोबेबली दीज आर the symptoms of advanced disease. तो ऐसे में महिलाओं को किस बात पर ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है? So the most important, like you mentioned yourself, कि आप सब महिलाओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्तन की खुद जांच करें। महीने में एक बार हर महिला ने जिसकी उम्र 20 साल से ज़्यादा हुई है, एक हैबिट बनानी है कि महीने में एक बार अपने स्तनों की जांच करनी है। जिससे आपको अगर आपके स्तनों में बदलाव कोई महसूस होता है तो आपको तुरंत अलर्ट होना है और आपको एक ब्रेस्ट सर्जन को या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि जो भी बदलाव आप महसूस कर रहे हो या देख रहे हो वो सारे कैंसर की वजह से ही होंगे, बट अब आपके घर में अपने आप को डायग्नोस तो नहीं कर सकते, आपको उसके लिए हॉस्पिटल में जाना तो पड़ेगा ही। सो माय मैसेज हियर वुड बी कि अगर आप कोई भी आपके ब्रेस्ट में चेंजेस महसूस करते हैं तो बिना डरे या उसको इग्नोर किए बगैर तुरंत किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं। As you mentioned कि घर पे आप सेल्फ एग्जामिन नहीं कर सकते। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि आप एग्जामिन नहीं कर सकते, मैंने कहा आप खुद को डायग्नोज नहीं कर सकते। नहीं, पर अगर घर पे खुद को एग्जामिन करना है तो वो कैसे एग्जामिन करें? करेक्ट। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ एग्जामिनिंग योरसेल्फ। द बेस्ट टाइम टू डू दैट ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन विल बी कि जिनके पीरियड्स रेगुलरली आते हैं उन्होंने जिस दिन पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, जिस दिन लास्ट डे होगा उसके 2-3 दिन के बाद आपकी स्तन की जांच करनी है, या जिन महिलाओं का मेनोपॉज हो चुका है उन्होंने भी कोई भी एक महीने की फिक्स डेट आपको मार्क करनी होगी जिस दिन आपको याद रखना होगा कि आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना है। नहाते समय जब आप आपके स्किन पे साबुन लगाते हैं, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आपको आपके फ्लैट ऑफ द हैंड यानी फिंगर्स का जो ये फ्लैट सरफेस है उसको आइदर स्तन के ऊपर गोलाकार रूप में आपको पूरा फिंगर्स घुमाने हैं, या ऊपर नीचे करके आपको पूरे स्तन का एक मुआवना करना है या जांच करनी है। उसके पहले आपको ब्रेस्ट को फील करने के पहले आप दोनों स्तनों की तरफ शीशे में देखें कि उसमें कोई एसिमेट्री तो नहीं दिख रही है, निपल में कोई बदलाव तो नहीं नजर आ रहा है, या कोई स्तन में कोई प्रोमिनेंट कोई गांठ तो नहीं महसूस हो रही है, या बगल में कोई बदलाव तो नहीं महसूस हो रहा है। ऐसी चीज़ों को गौर से देखें और आपके उंगलियों के फ्लैट सरफेस से आपके दोनों स्तनों को अच्छे से जांचें। अगर कोई गांठ लगती है या इस एग्जामिनेशन के दौरान अगर कोई निपल से पानी आता है या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज आता है, बगल में कोई गांठ महसूस होती है,
तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। आपने गांठ के बारे में बोला, तो अगर ड्यूरिंग एग्जामिन अगर आपको गांठ महसूस हो रही है तो दैट विल बी द साइन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है? इट कुड बी, इट कुड बी, बट अगर आपको गांठ नहीं भी महसूस हो रही है तो क्या अदर देन गांठ क्या साइन हो सकता है टू डिटेक्ट द ब्रेस्ट कैंसर? सो जैसे मैंने कहा कि नॉर्मली दोनों स्तनों के सिमेट्री में 19-20 का फर्क होता ही है। ऐसा नहीं है कि दोनों ब्रेस्ट एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, ट्रू। बट अगर सडनली आपको अचानक एक आध ब्रेस्ट बहुत बड़ा लगने लगता है, या एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट से बहुत छोटा लगने लगता है, सिकुड़ा हुआ लगता है, या जैसे मैंने कहा कि ब्रेस्ट के स्किन पे कोई सूजन दिखती है, ब्रेस्ट के स्किन पे कोई अल्सर दिखता है, या निपल और एरियोला में कोई बदलाव लगता है, निपल रिट्रैक्ट हो रहा है ऐसे लगता है, या कोई पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ब्रेस्ट के स्किन पे डिम्पलिंग लगती है, ऐसी सारी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं को होता है कि पुरुषों को भी होता है? नहीं, ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों को भी होता है, लेकिन जो रेशो है महिलाओं में और पुरुषों में उसको हम कहते हैं 100:1, यानी महिलाओं में होने के कंपैरिजन में पुरुषों को जो कैंसर होता है केवल 1% होता है। और ये रीजन क्या है इसके पीछे? पुरुषों में ऑब्वियसली जो मिल्क ग्लैंड्स का जो प्रमाण होता है वो डेफिनेटली बहुत ही कम होता है, बिकॉज एक महिला को ही बच्चे को फीड करना होता है। जेंटलमैन कैन नॉट फीड अ चाइल्ड, राइट? सो उसकी वजह से जो प्रमाण है या जो रेशो है ब्रेस्ट कैंसर का फीमेल इज टू मेल इज 100:1। सो हो सकता है ये शायद क्वेश्चन रिलेट ना करता हो इस चीज़ से, बट क्या जो मेल ओबेस होते हैं या जिनकी चेस्ट काफ़ी हैवी होती है, क्या उनमें ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं? यस, सो अगर मेन के रिस्क फैक्टर्स की जगह अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के, तो ओबेसिटी इज डेफिनेटली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स, एंड एज आई मेंशन स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन यानी शराब पीना, और मेन में जब ब्रेस्ट कैंसर होता है तो थोड़ा बहुत हमें जेनेटिक फैक्टर्स का भी एक शक रहता है, क्योंकि जो हमने हाई रिस्क जीन म्यूटेशन की बात करी, सो सम ऑफ द मेन कैन हैव जेनेटिक म्यूटेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन देम। ओके, जैसे ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो होता है काफ़ी लंबा चलता है, जिसमें कीमोथेरेपी होता है, रेडिएशन होता है और हार्मोन थेरेपी होती है। तो इसका इलाज कितना लंबा चलता है और कितने टाइम तक बंदा रिकवर होता है? रिकवरी से अभी मैं बात करूँगी, एक्ट्रेस जो हैं हिना खान, वो अभी आई थिंक ब्रेस्ट कैंसर की जंग लड़ ही रही हैं। उनके मन में भी डर नहीं आ गया होगा अभी जब रिलैप्स हुआ है ताहिरा कश्यप को? तो कैसे, मतलब एक तो ये कितना लंबा चलता है, और किस बात का उस टाइम पे ध्यान रखना चाहिए कि दोबारा रिलैप्स ना हो जाए? करेक्ट। सो अगेन हम इस सवाल को थोड़ा स्टेप वाइज बोलेंगे। सो सारे पेशेंट्स का एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी भी अलग अलग प्रकार की होती है, उसके अलग अलग सब टाइप्स होते हैं। सो पेशेंट ए का ट्रीटमेंट पेशेंट बी जैसा एग्जैक्टली नहीं होता। द ट्रीटमेंट इज ऑलवेज प्लान्ड इन अ पर्सनलाइज्ड मैनर। पर्सनलाइज्ड मैनर का मतलब है कि पेशेंट का कैंसर का सब टाइप कौन सा है, पेशेंट की उम्र क्या है, पेशेंट की टॉलरेंस पावर क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली पेशेंट किस स्टेज में डायग्नोज हुआ है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। सो फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, आपने कहा टारगेटेड थेरेपी, हार्मोन थेरेपी, आजकल इम्यूनोथेरेपी भी आई है, रेडिएशन थेरेपी, इन सब का यूज होता है। बट सारे पेशेंट्स में सारे ट्रीटमेंट का यूज नहीं होता। सो अगेन देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर कंसिडर्ड बिफोर ट्रीटमेंट इज प्लान्ड। ऑन एन एवरेज अगर हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की बात करें, यानी स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 की बात करें, तो यूजुअली 7-8 महीने से लेके 1 साल तक लगभग ये ट्रीटमेंट चलता है, अगर पेशेंट को सारे ट्रीटमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं, जैसे सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ये तीनों अगर एडवाइस होता है तो यूजुअली साल भर में इलाज खत्म हो जाता है। अगर ये
केस बहुत एडवांस स्टेज में डायग्नोज हुआ, अगर स्टेज 4 में डायग्नोज होता है तो ट्रीटमेंट का कोई लिमिट नहीं होता. ट्रीटमेंट कैन गो ऑन टिल द पेशेंट कंटिन्यूज टू रिस्पॉन्ड, या अगर पेशेंट की तबीयत ऐसी खराब हो जाती है या ट्रीटमेंट द कैंसर प्रोग्रेसेस सो फास्ट कि आप आगे और कोई इलाज नहीं ऑफर कर सकते, तब तक ये ट्रीटमेंट चलता रहता है. जब ट्रीटमेंट खत्म हुआ है, ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद पेशेंट्स को रेगुलर फॉलोअप एडवाइस किया जाता है, जिसमें शुरू में 2-3 साल तो बहुत स्ट्रिक्टली हम बोलते हैं कि हर 3-3 महीने में क्लिनिकल जांच होनी चाहिए. एट रेगुलर इंटरवल्स, जैसे 4 से 6 महीने में हम कुछ जांचें कराते हैं, जिसमें चेस्ट एक्सरे हो सकता है, पेट का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, बोन स्कैन हो सकता है. साल में एक बार हम मैमोग्राफी कराते हैं. कभी कभी हम पूरे शरीर का एक स्कैन होता है जिसको पेट स्कैन कहते हैं. और पेशेंट्स को जब हम फॉलोअप का सलाह देते हैं, उस दौरान हम उनको काउंसिल करते हैं कि किस चीज़ पे उनको ध्यान रखना है, जिसमें उनका वेट मेंटेन करने का बहुत इम्पोर्टेंट गाइडेंस हम देते हैं. बिकॉज आफ्टर द ट्रीटमेंट पेशेंट को अपना आइडियल वेट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है. पेशेंट का डाइट कैसे होना चाहिए उसकी हम सलाह देते हैं. रेगुलर कौन सी फिजिकल एक्टिविटी उन्हें करनी चाहिए उसका हम सलाह देते हैं. कौन से मेडिकेशन उन्हें लेने चाहिए. अगर कोई तकलीफ होती है तो किसको कंसल्ट करना चाहिए. ये सारी चीज़ों का हम गाइडेंस फॉलोअप के दौरान देते रहते हैं. तो क्या ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं की फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी को भी अफेक्ट करती है? ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक थेरेपी, यानी जिसमें कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, जिस ये कॉम्बिनेशन होता है, उसको उसमें डेफिनेटली जो ओवरी का फंक्शन होता है उस पर उसका असर ज़रूर पड़ता है. सो इफ़ मेरे पास अगर बहुत कम उम्र में पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है तो डेफिनेटली हम उनका फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ऑप्शन ज़रूर डिस्कस करते हैं. अच्छा. अगर उस पेशेंट कि कोई बच्चे अभी हुए नहीं हैं या फ्यूचर में उनको बच्चा चाहिए, तो उन पेशेंट को ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शंस, यानी वो अपने एग्स को या अगर उनकी शादी हो चुकी है, उनके पार्टनर है, तो उनका जो जाइगोट होता है उसको हम प्रिजर्व करने की ऑप्शन का डिस्कशन ज़रूर करते हैं. सो दीज ऑप्शंस आर वेरी मच अवेलेबल इन आवर कंट्री, और ये ऑप्शन हम सारे यंग महिलाओं को ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले देते हैं. तो जब ब्रेस्ट कैंसर से रिकवरी होती है तो उस टाइम पे आपका डाइट, आपका डेली रूटीन हो गया, या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, या फिटनेस कहें, तो वो क्या होना चाहिए आइडली? सो स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, इट इज़ वेरी इजी टू से फॉर मी कि हाँ स्ट्रेस फ्री होना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम एवरी डे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट अगर आप यही सोचते रहेंगे कि हाँ मेरा कैंसर वापस आएगा ही आएगा, सो दैट इज नॉट ट्रू, राइट? पर अभी तक तो कोई भी नहीं सोच रहा होगा शायद, जब तक ये खबर आई है तब तक. नहीं, ऐसा नहीं है कि अभी तक किसी ने सोचा नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट्स जिनके बीमारी पलट के वापस आए ऐसे तो सोसाइटी में है ही ना. सो हाँ, ये जरूर है कि अभी ये न्यूज आई है उसकी वजह से सब लोगों को अभी उसकी जानकारी हो गई है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है. ट्रू. सो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं. आई जनरली एडवाइस कि आप कोई भी आपकी जो हॉबीज रही है उसमें आपको इंडल्ज करें, सो दैट कंटिन्यूअसली आप इस बीमारी के और बीमारी के रिकरेंस के बारे में ना सोचते रहे. अगर आपका जॉब आपने टेम्पररीली बंद किया हुआ था तो उसको दोबारा शुरू करें, सो दैट आप ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले जो आपकी लाइफस्टाइल थी उस लाइफस्टाइल को दोबारा शुरू करने की मैं ज़रूर सलाह देती हूँ. उसमें आपका घर का काम जो आप एंजॉय करते हैं, जो आप कर रहे हैं ट्रीटमेंट के पहले, आपका नौकरी, आपका जॉब, आपका बच्चों की देखभाल, जो भी आप पहले करते थे, यू हैव टू गेट बैक टू दैट. सेकेंड थिंग, आपका एक डेली बेसिस पे फिटनेस प्रोग्राम ज़रूर होना चाहिए, जिसमें 20 से 25 मिनट का एक रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, नॉट घर का काम. घर का काम करने से फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती.
एनी फिजिकल एक्टिविटी लाइक ब्रिस्क वॉकिंग, या आप कोई स्पोर्ट खेल रहे हो, स्विमिंग कर रहे हो, डांस कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी विच यू विल एंजॉय एंड विच यू विल डू इट ऑन अ कंसिस्टेंट मैनर, वो आपको ज़रूर करनी चाहिए। आपके डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। आपकी डाइट हाई कैलोरी नहीं, हाई प्रोटीन होनी चाहिए। यू शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। प्लस ट्रीटमेंट के दौरान जो भी आपके शरीर में कमी आ रही है, फॉर एग्जांपल विटामिन्स की कमी है, कैल्शियम की कमियां हो जाती है, ऐसे सप्लीमेंट्स आप आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से ज़रूर लीजिए। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। ब्रेस्ट कैंसर को लेके लोगों के मन में कई सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं जो कहीं ना कहीं सही जानकारी पाने के लिए उस रास्ते में एक रुकावट बनती हैं। और इसीलिए इस रुकावट को दूर करने के लिए डॉक्टर वैशाली ब्रेस्ट कैंसर से जुड़े कुछ मिथ्स हैं जो दूर करेंगी। सबसे पहला मिथ है, क्या सिर्फ फैमिली हिस्ट्री वालों को ही ब्रेस्ट कैंसर होता है? नहीं, ये सोच गलत है। जैसे मैंने कहा कि ऐसे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट जिनमें फैमिली हिस्ट्री है, ऐसे महिलाएं केवल 10% के करीब ही होती है। रेस्ट ऑफ द 80 to 90% विमेन डू नॉट हैव एनी फैमिली हिस्ट्री। जैसे हमने कहा कि फैमिली हिस्ट्री केवल एक रिस्क फैक्टर है, उसके साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल एंड बीइंग अ लेडी, एक औरत होना ही सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। यानी अगर मेरे फैमिली में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर या कोई कैंसर नहीं है, दैट डज नॉट मीन कि कभी मुझे ब्रेस्ट कैंसर होगा ही नहीं। अच्छा, आई कैन स्टिल हैव ब्रेस्ट कैंसर। ओ, तो अगर दूसरे मिथ की बात करें तो अगर ब्रेस्ट में कोई भी गांठ नहीं है तो इसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ये कहा, पहले ही कहा कि गांठ अगर नहीं भी है तो भी अगर कोई और भी लक्षण है, जैसे निपल से डिस्चार्ज है, निपल में कोई बदलाव है, बहुत बार पेशेंट्स को गांठ कैसे फील होता है ये भी नहीं पता होता, या गांठ महसूस भी नहीं होती, फिर भी कैंसर होता है। सो गांठ होना ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए जरूरी लक्षण नहीं है। तो तीसरा मिथ है कि क्या जो एजेड विमेन होती हैं उन्हीं को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क सबसे ज्यादा हाई होता है? हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा डेफिनेटली बढ़ता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर केवल ओल्ड वुमेन में ही होता है, ये समझ गलत है। इवन यंगर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। अगला मिथ है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होता है? ये सोच बहुत गलत है। इनफैक्ट नन ऑफ द ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर आर पेनफुल। लेकिन इवन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट टाइम, अगर हम जो पेन की बात करें, सर्जरी, कोई भी सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद कुछ दिनों के लिए दर्द सर्जिकल एरिया में ज़रूर होता है, बट वो ऐसा नहीं होता कि जिसमें पेशेंट बहुत तड़प रहे होते हैं। आजकल पेन कंट्रोल करने के लिए इतनी अच्छी मेडिकेशन आई है जिसकी वजह से बहुत हंसी खुशी पेशेंट्स ये ट्रीटमेंट टॉलरेट करते हैं। दूसरा, एक लोगों को लगता है कि कीमोथेरेपी ये बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट मोडालिटी है, ये भी सोच गलत है। हाँ, ये ज़रूर है कि कीमोथेरेपी के दौरान जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आजकल वो साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत मैनेजेबल और बहुत टॉलरेबल हो गए हैं। उस दौरान थोड़ी बहुत तकलीफ होती है, बट पेन एज सच नहीं होता। ओके, अगला मिथ है हमारा। अगला मिथ है कि कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवाने के बाद, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या दोबारा ब्रेस्ट कैंसर नहीं हो सकता? सारे पेशेंट्स को दोबारा आएगा ही, ऐसा नहीं होता। जैसे हमने शुरू में ही कहा कि ब्रेस्ट कैंसर के रेकरेंस की जो एसोसिएशन है वो है कि आपका स्टेज क्या है, आपका एग्रेसिव सब टाइप है कैंसर का या नहीं है, और आपने ट्रीटमेंट सही तरीके से सही वक्त पे कराया है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि पेशेंट्स ट्रीटमेंट आधा अधूरा छोड़ देते हैं। और उसकी वजह से बीमारी पलट के वापस आने का खतरा ज्यादा होता है। जिनका स्टेज काफी एडवांस्ड
कंडीशन में डायग्नोज हुआ, ऐसे पेशेंट्स को, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर के जो सब टाइप होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, उनमें ये बीमारी पलट के वापस आने का रिस्क ज़्यादा होता है। सो फॉर एग्जांपल, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर या HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, जिनको हम एग्रेसिव सब टाइप्स मानते हैं, उन मरीजों में बीमारी थोड़ा ट्रीटमेंट खत्म करने के बाद जल्दी वापस आने का रिस्क होता है। जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं वो काफ़ी ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कई लंबे समय तक शांत रहते हैं और कभी कभी बहुत सालों के बाद वापस आ सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वंस अगेन कि सारे पेशेंट्स में बीमारी पलट के वापस आएगी ही, ये सोच गलत है। बहुत सारे पेशेंट्स इस बीमारी को कंप्लीटली फाइट करते हैं, दे एक्चुअली आर कंप्लीटली क्योर्ड। बट हम रिकरेंस की बात हमें याद क्यों रहती? क्योंकि कोई भी चीज़ नेगेटिव जब होती है तो वो हमारे जहन में बस जाती है। जो पॉजिटिव चीज़ होती है या जिनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो चुका है, वो आइदर सोसाइटी में अपने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस नहीं करते या पॉजिटिव चीज़ों को हम जल्दी भूल भी जाते हैं, बट नेगेटिव चीज़ हमें हमेशा याद रहती है। एंड दैट इज द रीज़न कि कैंसर की वजह से हम लोग एकदम डरे हुए होते हैं। सो ये सोसाइटी में जो डर है, दैट इज ऑल रिलेटेड टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, एंड अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद द कि जो गलत फहमियाँ होती है, गलत धारणाएं होती है कैंसर से रिलेटेड, वो रिस्पॉन्सिबल है इस डर के लिए। और इसीलिए आज हमने आपको बुलाया ताकि ये सारे जितने भी मिसकंसेप्शन है आज दूर हो जाएं। सो देयर इज अनदर मिथ कि क्या टाइट अंडर गारमेंट्स लाइक अगर हम टाइट ब्रा पहन रहे हैं या रात को ब्रा पहन के सो रहे हैं तो क्या ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस को बढ़ाता है? सो ऐसी कोई भी स्टडी नहीं हुई है या ऐसे कोई भी स्टडी ने प्रूव नहीं किया है कि कोई भी प्रकार की ब्रा का पहनना कैंसर से रिलेटेड है। सो आप ब्रा क्यों पहनते हैं? ब्रा पहनने का मतलब होता है कि आप आपके ब्रेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो अगर आप कंफर्टेबल ब्रा पहन रहे हैं, कोई भी कलर की पहन रहे हैं, दिन में पहन रहे हैं, रात में पहन रहे हैं, इससे कोई भी कैंसर का खतरा बढ़ता नहीं है। दैट इज योर कंफर्ट। आप कैसे ब्रा पहन रही है, दैट इज योर कंफर्ट। उसका कोई कैंसर डेवलपमेंट से एसोसिएशन नहीं है। सो क्या जो महिलाएं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवाती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? सो ब्रेस्ट इम्प्लांट रिलेटेड जो ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो उनको हम ब्रेस्ट कैंसर नहीं कहते हैं, वो एक लिम्फोमा होता है। ओके। एंड दैट टू उसका जो परसेंटेज है वो इतना लो है, यानी अगर 10,000 ब्रेस्ट इम्प्लांट के मरीज अगर हम लेंगे तो उनमें एक पेशेंट को ये वो इम्प्लांट एसोसिएटेड लिम्फोमा हम जो बोलते हैं उसकी रिस्क होती है। बट इम्प्लांट जिनके हुए हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज़्यादा है क्या? ऐसा नहीं है। सो जैसे अभी जैसे ताहिरा कश्यप ने अभी मेंशन किया अपने पोस्ट में कि अगर आपने ब्रेस्ट कैंसर जीत भी लिया है, आपने बीट भी कर दिया है, यू शुड बी फॉलो द मेमोग्राम। आपको मेमोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है। तो मेमोग्राम का एक्चुअली रोल क्या है? अगर आपका ब्रेस्ट कैंसर ठीक भी हो गया है उसके बाद भी आपको मेमोग्राम कब कब करवाना चाहिए और इसका कितना इम्पोर्टेंट रोल है? राइट। सो मैमोग्राफी को हम बोलते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग टूल फॉर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्शन। स्क्रीनिंग का मतलब है अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई आपके ब्रेस्ट में बदलाव महसूस नहीं हो रहे हैं, फिर भी अगर आपके स्तन में कैंसर की शुरुआत अगर हुई है तो मैमोग्राफी इज द टूल जिसकी वजह से आप वो डिटेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली मैमोग्राफी 40 से 45 साल से ज़्यादा उम्र वाली महिलाओं को हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो भी माइनर चेंजेस आपके स्तन में हो रहे हैं उसको आप पिकअप कर सकते हो। यंगर एज में मैमोग्राफी यूजुअली इज़ नॉट
that effective in diagnosis or detecting abnormalities in your breast. So जिनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है, अगर उनका ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी हुआ है तो दोनों स्तनों की साल में एक बार मैमोग्राफी ज़रूर एडवाइस की जाती है. अगर आपका कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत यंग एज में हुआ है और मैमोग्राफी मे नॉट बी इफेक्टिव फॉर यू, तो कभी कभी हम MRI, ब्रेस्ट का MRI सलाह करते हैं. अगर एक तरफ की मैस्टेक्टमी हो चुकी है तो भी दूसरे स्तन में भी ब्रेस्ट का कैंसर होने की थोड़ी सी ज़्यादा रिस्क होती है. सो उस ब्रेस्ट का जो दूसरा ब्रेस्ट है जिनमें वो स्वस्थ है अभी, उसको भी मैमोग्राफी से हर साल एग्जामिन किया जाता है. तो ये जो दूसरी बार में रिलैप्स हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर, तो ये ठीक हो जाता है, मतलब ये रिस्की तो नहीं है? सो जनरली ये जो हम फॉलोअप की सलाह देते हैं वो फॉलोअप इसीलिए किया जाता है कि सपोज अगर किसी को रिलैप्स हो जाता है या किसी को कैंसर का रिकरेंस हो जाता है तो उसको हम जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर पाए और जल्दी से ट्रीटमेंट शुरू कर पाए. अगर पेशेंट्स कोई भी सिम्टम या कोई भी ऐसी तकलीफ है जो रिकरेंस से जुड़ी है, अगर उसको इग्नोर करते हैं या फॉलोअप में रेगुलरली नहीं आते और ऐसे कंडीशन में हमारे पास आते हैं जहाँ पे कैंसर बहुत एक्सटेंसिवली शरीर में फैल चुका है, ऐसे कंडीशन में पूरा जड़ से ठीक करना मुश्किल हो जाता है. बट अगर बहुत लिमिटेड एरिया में कैंसर रिकर किया है तो आप उसको ज़रूर ठीक कर सकते हैं दोबारा ट्रीटमेंट करके. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने इतनी सारी बातों को हाईलाइट किया और ऐसी ज़रूरी बातों को आपने मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस तक पहुंचाया है जो बहुत ज़रूरी है. आई होप जो भी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की जंग लड़ रही हैं या जिन्हें कोई भी साइन दिख रहे हैं तो उनको इन सारी बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसे कि डॉक्टर ने बताया मैमोग्राम, अगर आपने ब्रेस्ट कैंसर की जंग जीत भी लिया, आपने बीट भी कर लिया, आफ्टर दैट आपको उसके बाद भी रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है. आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको अपने खाने पीने पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी आप प्रॉपर तरीके से अपनी बेहतरीन ज़िंदगी जी सकती हैं. थैंक यू सो मच डॉक्टर वैशाली. आई होप आपको आपके जितने भी सवाल होंगे उसके जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे. और अगर आपको लग रहा है कि कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं. और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप बने रहिए thehealthsite.com के साथ. थैंक यू सो मच डॉक्टर. थैंक यू.